हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले लिखा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है भारत की प्रथम नगरीय व कांस्य युगीन सभ्यता है। मतलब भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। और भारत की प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता भी कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। आगे लिखा है कि सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले के बारे में क्या दी थी? जानकारी दी थी। मतलब हड़प्पा के टीले के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई। आगे लिखा है कि 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का क्या किया था? सर्वेक्षण किया था। मतलब हड़प्पे के टीले का सर्वेक्षण किया था अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा। आगे लिखा है 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का पुनः सर्वे किया। मतलब दूसरी बार सर्वे भी किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जिस पर उसके बाद में हड़प्पा पर पहली बार क्या किया था? मानचित्र जारी किया। आगे लिखता है कि 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय दो भाई थे, एक जॉन बटन, दूसरा था विलियम बटन के आदेशों से पहली बार हड़प्पा के टीले से क्या निकाली गई? ईंटें निकाली गई। क्या निकाली गई? ईंटें निकाली गई। अगर हम बात करें 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। किसके काल में? ये लॉर्ड कैनिंग के काल में इस विभाग की स्थापना हुई। और इसके जो प्रथम महानिदेशक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। 1904 में इस विभाग का जो नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर दिया। और इसके जो प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल को बनाया गया। आगे लिखते हैं कि जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी, दूसरा राखालदास बनर्जी, तीसरा माधव स्वरूप वत्स, चौथा अर्नेस्ट मैके, पांचवा मार्टिन विनल ने, इन सभी ने किसके निर्देशन में कार्य किया? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में कार्य किया। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। मतलब हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। आगे लिखता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का क्या क्या नाम था। तो सबसे पहले इस लिपि को हम कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि, दूसरा कहते हैं इसको चित्राक्षर लिपि, तीसरा कहते हैं इसको ब्रुस्टोफेदन लिपि, चौथा इसको कहते हैं ब्रुस्टोफेदस लिपि, और पांचवा इसका नाम है ब्रुस्टोफेदस लिपि। अगर हम बात करें इस लिपि को हम गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस लिपि जो है फर्स्ट लाइन जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, जिसे हम क्या कहते थे? खरोष्टी लिपि। और जो दूसरी लाइन है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जिसे हम क्या कहते थे? ब्राह्मी लिपि। आगे हम देखते हैं इस लिपि में चित्राक्षर कितने हैं? तो 250 से लगाकर 400 तक चित्राक्षर मिलते हैं। इस लिपि के साक्ष्य जो हमें 1853 में यूनिकॉर्न की मोहर जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम को प्राप्त हुई थी। इस लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 52 से लगाकर 64 तक। इस लिपि में सबसे ज्यादा अक्षर कौन सा है? उल्टा यू। और जीव की बात करें तो मछली। इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहला जो प्रयास किया था वेडन महोदय के द्वारा किया गया। अगर दूसरा देखें तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? नटवर झा। और दूसरे भारतीय थे एस.आर. राव। कालांतर में इस लिपि को पढ़ने का जो प्रयास किया गया आई महादेवन के द्वारा किया गया। जो इस लिपि के जो साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मौर्यों से प्राप्त होते हैं। जो मौर्य जो होती थी सेल कड़ी से बनी होती थी, जिसे हम स्टेटाइट भी कहते हैं। चांदी की बनी होती थी, फेयान से बनी होती थी और तांबे से बनी होती थी। इसका जो मोहरों का जो प्रयोग है सुरक्षा टोकन के रूप में किया जाता था। दूसरा जो इसका प्रयोग है ताबीज के रूप में भी किया जाता था। अब मोहरों के प्रकार कितने? तो मोहरे 3 प्रकार। सबसे पहले आयताकार मोहरे थी, दूसरी थी वृत्ताकार मोहरे, और तीसरी जो मोहर थी वर्गाकार मोहरे। सर्वाधिक मोहरे जो हमें प्राप्त हुई वो कौन सी थी? वर्गाकार मोहरे। आगे हम देखते हैं सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख मोहरे प्राप्त हुई। भाई अगर देखिए सर्वाधिक मोहरे जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन की बात करें तो पशु में वृष मतलब बैल का सबसे ज्यादा अंकन मिलता है। वृक्ष की बात करें तो पीपल, और पक्षियों में देखते हैं तो फाख्ता, जिसे हम कहते हैं बतख। आगे भी देखते हैं कि मोहरों पर चनुदुलू से प्राप्त मोहरों पर हमें किसका अंकन मिलता है? घड़ियाल का अंकन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है लोहे की मोहर हमें प्राप्त नहीं हुई, अर्थात लोहे की मोहर वहां से प्राप्त हमें नहीं होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम अगर देखें तो सबसे पहला आता है जॉन मार्शल के निर्देशन की बात करें तो 3250 से लगाकर 2750 ईस्वा पूर्व है। इन्होंने 1931 में सारगोन अभिलेख के आधार पर, जो कि मेसोपोटामिया के आधार पर यह कालक्रम बताया था। एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईस्वा पूर्व से 1800 ईस्वा पूर्व। और रेडियो कार्बन पद्धति, जिसे हम कहते हैं C14 पद्धति, इस पद्धति की खोज की थी बिलियर्ड्स लिपि के द्वारा।
इसका जो कालक्रम बताता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य इसका जो समर्थन किया था डॉक्टर रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल के द्वारा किया गया। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रामाणिक मत भी माना जाता है। इसी 14 पद्धति का जो प्रयोग है TFIR संस्था के द्वारा किया गया, जो कि मुंबई में, टी का मतलब टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च सेंटर के द्वारा इस पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो आज का हमारा टॉपिक, आज हमने पढ़े सिंधु घाटी के परिचय के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।